वेलकम बैक एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज की कहानी मेरी जुबानी आज की सुबह स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो आज बात करने वाले हैं यार एक और बेहतरीन से इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में आज बात करने वाले हैं। दैट इज लिख दिया मैंने वैसे, है ना, पोटेंशियोमीटर। ओके सो देखो यार, हमने मीटर ब्रिज की औसम तरीके से एनालिसिस कर ली थी, उसकी स्टडी कर ली थी, उसके सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस करे थे, हर टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने वहां पे डिस्कस करा था। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, और आपने अच्छे से उसको एंजॉय किया होगा। होप सो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन आने के 100% चांस रहेंगे वोल्ट मीटर से, एमीटर से, पोटेंशियोमीटर से एंड मीटर ब्रिज से। डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट और जेईई मेंस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आपने अपने मन से अपने आप को मोटिवेट करके मस्त तरीके से इन पे ध्यान देके एनर्जी फोकस करके आपने स्टडी करनी है और लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है। ओके सो आज बात कर लेते हैं यार पोटेंशियोमीटर की, और मजा आने वाला है। इसके सारे कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपको सिखाने वाला हूं। और कंसेप्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूलाज, क्योंकि इस पे मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन अभी तक देखे गए वो सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। लिटिल बिट जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये आप अपने माइंड में डाल लो पोटेंशियोमीटर से, ठीक है, क्योंकि लॉट ऑफ प्रॉब्लम इससे फॉर्मूला बेस्ड होती है, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। और मैं बहुत डिटेल एनालिसिस में यहाँ पे बिल्कुल थियोरेटिकली नहीं जाने वाले हम यहाँ पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे मेन बातें करेंगे, बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देंगे, सबसे जरूरी वो होता है। देन आफ्टर जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला है आप डायरेक्ट याद रखो यार, फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि आफ्टर ऑल क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो याद करने वाली चीज है वो याद भी करनी जरूरी है। ओके तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके सो आपका जो इंतजार था ना शॉर्ट ट्रिक्स की, जो नोटबुक थी, जो हैंडबुक है, जो मैगजीन आप मान सकते हो, वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, उसको आपके लिए हम लेके आने वाले हैं। तो एक तरीके से एक बेहतरीन हैंडबुक आपके पास होगी और पूरे इंडिया में से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स आपको, मैं ऐसी उम्मीद मान के चल रहा हूं, अगर आपने यूज किया, आपने देखा है, तो आपको नहीं मिली होगी, जिनसे क्वेश्चन आप बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकते हो बॉस, ठीक है। तो यार इसका रजिस्ट्रेशन एकदम हमने ओपन कर दिया है, आप जल्दी से जाओ और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देखो, उसको फॉर्म को फिलअप करो और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। एक मिनिमम अमाउंट उसके लिए हमने रखा है, जिससे इंडिया का हर बच्चा इसका यूज कर पाए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फिजिक्स के क्वेश्चंस वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर सकता है। विद इन मंथ ये आपके घर तक पहुंच जाएगी, आपके हाथों में होगी। तो देरी ना करें दोस्तों, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप इसको रजिस्टर करा लें, ओके, और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, दोस्तों से भी करा दें, जितने भी ज्यादा बच्चों को यार ये मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि बहुत ही औसम ट्रिक्स हैं, बहुत ज्यादा औसम है। आपने एहसास भी किया होगा, दोस्तों को भी बताया, और ज्वाइन कर ले चैनल को, है ना, ज्वाइन कर ले। अब चैनल पे हमारा ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ चुका है, तो प्लीज आप उसको ज्वाइन करें अगर आपको अच्छा लगता है, ये कंटेंट आपकी हेल्प कर रहे हैं यार। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना है, पता कर लेना, आप लिंक में जाएंगे, आप उसको देखेंगे, वहां पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे, आप कॉन्टेक्ट करेंगे, कितना मिनिमम अमाउंट होने वाला है उस पर्टिकुलर हैंडबुक के लिए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स सारी पॉसिबल रिटन में आपको मिलने वाली है, बुकलेट फॉर्म में। समझ गए आप? होप सो आप समझ गए होंगे। इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, सबसे डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स ये होने वाली है, क्योंकि खुद बनाई है आप सबके लिए। ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या है इसकी कहानी। आज के दिन मेरी जुबानी, तो मिलके फोड़ेंगे, मिलके सीखेंगे। ओके सो पोटेंशियोमीटर देखो यार, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इसमें तो कोई शक है नहीं। जैसे मीटर ब्रिज का यूज किया जा रहा था अननोन रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करने के वास्ते, तो यहां पर पोटेंशियोमीटर का यूज किया जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि नाम ही पोटेंशियोमीटर है भाई। तो वो बोल रहा है कि यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब बोलोगे सर वो तो वोल्टमीटर भी होता है। सर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए तो हम वोल्टमीटर यूज करते हैं नॉर्मली। अगर हम देखें एक डेली यूज की, डोमेस्टिक यूज की अगर हम बात करें, तो हम तो वोल्टमीटर यूज करते हैं। हाँ यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो, हम वोल्टमीटर ही यूज करते हैं। बट ध्यान से देख लो, ठीक है। उसने बोला ये एक बेटर डिवाइस होता है कंपेयर टू वोल्टमीटर। हाँ मतलब इसकी जो रीडिंग होती है वो मोर एक्यूरेट होती है कंपेयर टू वोल्टमीटर, बट ऑल्दो हम यूज करते हैं वोल्टमीटर, क्योंकि वोल्टमीटर का जो साइज है, मतलब वो बहुत कन्वीनियंस है एक तरीके से, उसका साइज बहुत छोटा होता है, दैट्स व्हाई हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं, इसलिए उसी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसी का यूज, मतलब इसका जो साइज होता है बहुत बड़ा होता है, आपने देखा होगा लैब वगैरह में देखा होगा आपने, तो बहुत बड़ा, कहाँ पे लेके फिरेंगे हम
नहीं। सो छोटे साइज की वजह से कन्वीनियंस है, इसकी वजह से हम वोल्ट मीटर ही यूज कर लेते हैं। बट हाँ, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना कि पोटेंशियोमीटर, भाई क्वेश्चन तो आते हैं ना कि भाई अगर उससे बेटर रीडिंग ये दे देता है तो हमें देखना पड़ेगा ना किस तरीके की बेटर रीडिंग ये दे देता है। बेसिकली क्या होता है, ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ वोल्ट मीटर, उसमें जो आपका सेकेंडरी सर्किट होता है उसमें जो करंट होती है जब आप वोल्ट मीटर का मेजरमेंट कर रहे होते हो वो जीरो होती है ना, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट। ओके, सो बैटर डिवाइस माना जाता है, ये आपने ध्यान देना है इस चीज पे, इस चीज को आपने अपने दिमाग में सेट कर लेना। ओके, तो जल्दी से इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। पहले क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे लिए क्या है, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, सबसे जरूरी जो मैं आपको सिखाने की यहाँ पे जरूरत समझता हूँ बॉस, वो है बेसिक कंसेप्ट। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ आपको 2-3 इसमें फॉर्मूले हैं, वो आप याद रखेंगे बेसिक कंसेप्ट के अलावा, और आप इसका क्वेश्चन उड़ा देंगे। तो बहुत लेंथी हम नहीं करने वाले इसको, बहुत शॉर्ट्स में इसको हम सीखने वाले मस्त तरीके से, जितनी हमारी जरूरत है ना, उतनी चीजें सीखेंगे ना, मजा आएगा ना। क्योंकि जिस कॉम्पिटिशन के लिए हम फाइट कर रहे हैं वो क्या डिमांड कर रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओके, सो कम ऑन। तो बेसिक कंसेप्ट है क्या, देखो बेसिक कंसेप्ट में जो कंसेप्ट यहाँ पे हमें सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यार इसमें सर ये कंसेप्ट ऐसे यूज हो रहा है, और तुरंत हम उसमें अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इससे आपको समझ जाना चाहिए। देखो पोटेंशियल का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। ग्रेडियंट तभी यूज होती है जब कोई चीज किसी डिस्टेंस या किसी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही होती है, तो उस रेशियो को कह देते हैं हम ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को कहीं ना कहीं हम के से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और बेसिकली हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल जो चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सम लेंथ मान लो आप, तो V by L, ये जो रेशियो होता है बेसिकली इसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी लेंथ, वायर जो होगा उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा होगा, इस रेशियो को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट डिनोटेड बाय के। ये आया कैसे, बना कैसे, अभी देखेंगे। इसका यूज कैसे होगा वो सब देखेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, बस आप देखते जाओ पहले चल क्या रहा है जिंदगी में। ठीक है, सो एक छोटा सा प्यारा सा पहले मैं अरेंजमेंट बना लेता हूँ। पोटेंशियोमीटर सेटअप जो होता है उसको हम देख लेते हैं। जो एक्चुअल सेटअप होता है ना, जो बड़ा सा एक वायर, लॉन्ग वायर होता है इसमें पोटेंशियोमीटर में, उसको ऐसे 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 करके बनाया जाता है। वो यहाँ पे मैं नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सोर्स लेंगे, एक बैटरी लेंगे बॉस, उसका EMF आपने E0 मानना है। ठीक है, और बैटरी के साथ एक रजिस्टर होता है, बट ये एक वेरिएबल रजिस्टर लेते हैं हम यहाँ पे, जिसका रेजिस्टेंस R0 मानेंगे, क्योंकि बैटरी के साथ ही यूज किया जाएगा कंट्रोल करने के लिए। इसको हम वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ पे की वगैरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, की वगैरह आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, या स्विच आप जो भी आप मानेंगे इसको। अब ये प्राइमरी सर्किट होता है, ये मेन सर्किट है, प्राइमरी सर्किट आप मानेंगे। अब इस वाली बैटरी को आप अब एक वायर से आप यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। पहले इसको क्लोज कर दो, तो एक करंट सप्लाई करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बेसिकली जैसे उसमें करते थे ना, यहाँ पे भी एक लॉन्ग वायर यूज होगा। ठीक है, तो ये वायर आपने यूज कर लिया, वायर का नाम दे दो फिर से AB। इस वायर का नाम भी आप AB दे सकते हो, कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। तो यार ये जो वायर है इसका अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा, इसकी खुद की लेंथ भी है, आप देख सकते हो। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है जी, इस वायर को, यानी जो लेंथ है वायर की उसको हम AB मानेंगे। ठीक है, जो लेंथ है और जो रेजिस्टेंस है वायर का उसको RAB मानेंगे। तो लेंथ ऑफ एंड रेजिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे लिख दोगे, ऑफ पोटेंशियो। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर, समझ जाएंगे आप, ये बहुत जरूरी है। हमने मान लिया जो पोटेंशियोमीटर वायर आप यूज कर रहे हैं मेजरमेंट करने वास्ते, तो उसकी जो लेंथ है वो LAB मान लिया आपने, या कैपिटल L मान लो, आपकी मर्जी है। मैंने AB इसलिए लिखा है जिससे हमें याद रहेगी वायर की लेंथ है। ओके, और ये RAB इसका रेजिस्टेंस है। अच्छा सर ठीक है, अब वायर है तो यार रेजिस्टेंस तो होगा, इतना तो हमें पता ही है ना यार, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, सो अब क्या करेंगे सर, अब यहां से जो करंट चलेगी, यहां से जो करंट जाएगी वो देखो इस वायर में एंटर करेगी और इस वायर में वो जाएगी। ठीक है, ऐसे 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 घूम के इसमें आ सकती है। तो अगर आपसे एक करंट पूछ ले इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, है ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को यूज कर रहा हूं बस मैं, कि मैंने एक वायर ले लिया जिसका कुछ रेजिस्टेंस है। अगर आपसे करंट पूछ ले तो करंट को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बैटरी का EMF कितना है और डिवाइड भी टोटल रेजिस्टेंस जो भी है। तो देखो ये जो करंट है ये इस वायर में भी जाएगी और फिर इसके थ्रू ये इस वेरिएबल रजिस्टर, जो बैटरी के साथ अगर कोई क्वेश्चन में रजिस्टर गिवन होगा तो लेना है अपने, है ना। तो इसलिए मैं पूरा सर्किट को बहुत ध्यान से समझना। तो आप इसका रेजिस्टेंस देखो, इसमें भी जा रही है प्लस इसमें भी जा रही है, तो दिस एंड दिस, यानी RAB वायर का रेजिस्टेंस प्लस R0 दोनों सीरीज में है तो ऐड हो जाएंगे। तो यहां से करंट निकालनी है आपने हमेशा, भाई लोग ध्यान से समझना, यहां से करंट निकालनी है हमेशा, हमेशा एंड हमेशा। ठीक है सर, ओके सर, निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब आप देखो जब करंट यहां से एंटर करेगी तो A से लेके B तक
टोटल लेंथ कवर हो जाएगी ए से लेके बी तक, और जो टोटल नेट पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा इस वाले वायर में, क्योंकि इसकी लेंथ है खुद की, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, ठीक है। इसमें करंट जा रही है तो ये अब इसका रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो करंट के पोटेंशियल को ऑब्वियसली एनर्जी को उसकी जो ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप बनाएगा, वो अकॉर्डिंगली बनाएगा कि लेंथ क्या लिया है। सपोज करो आपने यहां से लेके यहां तक का वायर कंसिडर किया, केवल इतना सा, इस पॉइंट को आप सी मान लो, और यहां से यहां तक के वायर की ये जो लेंथ है ये आपने मान ली कुछ LAC, इसी के नाम से ले लूंगा मैं। इसी पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इसलिए बेसिक कंसेप्ट जो मैं बताऊंगा उसी पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे आप, सबसे ज्यादा बेसिक आना चाहिए, मजा आ जाएगा, हर टाइप के क्वेश्चन हम कर लेंगे फिर, ठीक है। तो ओके सर, फिर क्या करेंगे सर, देखो अब ये करंट जब यहां से इसमें जाएगी तो पता क्या है, हमें पता है इस वायर का भी अपना खुद का खुद कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है बेसिकली वो होता है ρL/A, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो तो L पे डिपेंड कर रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप यूनिफॉर्म मान के चलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म मान के चलेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब इतनी सी लेंथ का, A से लेके C की लेंथ का कुछ रेजिस्टेंस होगा जो इसकी इस लेंथ पे डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक इस रेजिस्टेंस की वजह से जो भी होगा, यहां से यहां तक RAC की वजह से जो भी होगा, इस रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको नाम दे देंगे हम VAC। दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या यू कैन से पोटेंशियल ड्रॉप। आप समझ गए लॉजिक। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप टोटली किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, जैसे जैसे लेंथ वेरी करेगी, रेजिस्टेंस वेरी करेगा, तो पोटेंशियल भी वेरी करेगा। V इक्वल टू IR से, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो R वेरी कर रहा है मतलब लेंथ वेरी कर रही है, लेंथ वेरी कर रहा है, या उल्टा कह दो आप रेजिस्टेंस वेरी कर रहा हो, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो पोटेंशियल भी तो वेरी करेगा। मतलब आप बिल्कुल क्लियरली यहां से देख सकते हो कि जैसे जैसे अगर ये किसी ने बच्चे ने ये पॉइंट यहां पे इमेजिन कर लिया कि ये पॉइंट है, देखो लेंथ बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा ना, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सिंपल। तो इस VAC को आप दोस्तों लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LAC, मतलब उन दो पॉइंट के बीच में देखो, इसलिए हमने लिखा था कि दिस इज द पोटेंशियोमीटर, दिस इज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वो ही सिखा रहा हूं, ध्यान से समझो, ठीक है। तो A और C के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसी की लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो यहां से एक कांस्टेंट वैल्यू आप निकालेंगे और इसको आप लिख सकते हैं K को पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को देखो बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं K इज इक्वल टू VAC ओवर LAC। देखा, ये आ गया आपका रेशियो, यहीं से बना ये रेशियो, ठीक है, यहीं से बना ये रेशियो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इट इज डिफाइंड एज द वेरिएशन इन द वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप with respect to that corresponding length। तो the ratio of the potential drop and उसी की लेंथ, उसी को कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल का लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज होना। समझ गए, सिंपल, यही मैंने यहां पे लिखा था, दिस वन, है ना। तो इसकी यूनिट क्या बन गई सर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या बन गई, वोल्ट पर मीटर। अब आप धीरे धीरे समझोगे। अब अगर सर आपने कहीं यहां पे ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, अगर पॉइंट आपने यहां पे लिया C', तो देखो लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, आप देख सकते हैं लेंथ बढ़ेगी यहां से यहां तक। तो लेंथ बढ़ गई तो A से C' का पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज द लेंथ इंक्रीजेस पोटेंशियल ड्रॉप आल्सो इंक्रीजेस। और जैसे जैसे आप आगे जाओगे C', और लेंथ बढ़ रही है, देखो यहां से यहां तक, और यहां तक चले जाओ C', और लेंथ बढ़ गई, तो A से लेके C तक का ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लेंथ हो गई है। और अगर लास्ट में आप B पॉइंट पे पहुंच गए, तो B पॉइंट पे पहुंचते ही चांदी मेरे आप समझ जाएंगे मैक्सिमम लेंथ आपने कवर कर लिया पूरे वायर की, A से लेके B तक। तो A से लेके B तक इसी के कोरस्पोंडिंग आप लिख सकते हो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा A से लेके B तक, यानी पूरे वायर को आपने कवर कर लिया, तो पूरी वायर की लेंथ लेंगे आप। तो K ऑल्सो कैन बी रिटन एज पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ओवर LAB, उसी की लेंथ। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, यानी ये तो भाई कांस्टेंट रेशियो है। मतलब मैक्सिमम ड्रॉप कब होगा पोटेंशियल का, जब आप A से लेके पूरे वायर को कवर कर लोगे, A से लेके B तक पूरे वायर को। तो जब ये करंट इस वायर में जाएगी तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप वहां पे तब होगा जब पूरे वायर की लेंथ यूज हो जाएगी। समझ गए लॉजिक। तो इस तरीके से आप यूज करेंगे। तो ये बिल्कुल हर रिलेशन इंपॉर्टेंट है, दिस वन हर रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है बॉस। तो कभी कभी क्या पूछता है कि बताओ ए से लेके केवल सी तक इतनी सी लेंथ में कितना ड्रॉप हुआ वो निकालो, तो हमें ये निकालना होता है। ठीक है। और सपोज करो हमें ये गिवन है, सपोज करो ये गिवन है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन कैसे आएगा। पहला तो हम लिखेंगे VAC इज इक्वल टू K इंटू LAC, है ना।
देख लो, हमें VAC निकालना है, सम टाइम हमें L पूछ लेता है उस पर्टिकुलर लेंथ को, और ये हमें नहीं पता, K हमें नहीं पता, ये गिवन है। तो K आपने कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से। सर इससे कैसे निकालेंगे? VAB निकाल के, और LAB गिवन होगी, लेट्स सी ये गिवन होगी, ये गिवन होगी। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूं, उसकी हेल्प से आप क्या क्या सॉल्व करोगे वो अलग बात है, वो बाद में देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का। पहले समझो आप क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कंपटीशन की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, वो सब देखना है पहले आपने, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ये गिवन होगा, पूरे वायर की लेंथ गिवन होगी, सपोज करो। अब K निकालना था, VAB नहीं पता, तो VAB हम निकाल सकते हैं ना। देखो VAB क्या होता है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर, और V इक्वल टू होता है IR, इसमें जाने वाली करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस। बस होगी कहानी खत्म, ठीक है। तो यार सर करंट गिवन होगी? नहीं, अगर करंट नहीं गिवन है तो करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, आप फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, बस ये याद रख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोसेस है ये। तो करंट आप यहां से निकाल लेना जो मैंने बताया आपको। तो करंट निकालने के लिए बैटरी जो भी होगी उसका EMF डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस प्लस बैटरी के साथ जो रेजिस्टेंस होगा वो, इनटू बैटरी का वायर का रेजिस्टेंस। यहां से VAB आ गया, जैसे ही VAB आ गया वापस यहां पुट करो, K आ जाएगा, K आ गया, यहां पुट करो, VAC आ जाएगा, यानी किसी पर्टिकुलर लेंथ का अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आ जाएगा। ये है एक्चुअल कंसेप्ट, ठीक है। और इसकी हेल्प से, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट कंसेप्ट की हेल्प से आप अननोन जो सेल होगा उसका जो EMF होगा, जिसका EMF हमें नहीं पता होगा, वो निकाला जा सकता है, ठीक है, वो निकाला जा सकता है, ठीक है, समझ गए ना। और अननोन दो सेल अगर है हमारे पास, दो बैटरीज, दो सेल हैं, उनके पोटेंशियल हमें नहीं पता है, उनके EMF हमें नहीं पता है, तो उनको निकाला जा सकता है, उनको उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है पोटेंशियोमीटर के, ये यूज है, एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पर जो मेन बात थी वो ये थी, ठीक है, समझ गए लॉजिक, किस तरीके से मैं डिस्कस करने वाला हूं, क्या चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं, किस पे फोकस करने वाला हूं, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। होप सो आपने ये बेसिक जो कंसेप्ट है इसको आपने एंजॉय किया होगा और आपको पता चला होगा कि कैसे यूज करते हैं। क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे, मैं बोल रहा हूं ना, बस आप देखते जाओ यार, मजा डालेंगे हम, हर टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। ओके, सो एक क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा है ना, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, उसके बाद इसके यूजेस देखेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे और मचा डालेंगे हम, ठीक है। तो पहले आपको यूज करने सिखाता हूं कि हाउ टू यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक्चुअल प्रॉब्लम तो वैसे ही पूछी जाती है हमारे एग्जाम में, ठीक है। सो क्वेश्चन जल्दी से आप पढ़ेंगे और पेशेंस के साथ इसके क्वेश्चन बस पढ़ने हैं, उनके डेटा नोट करना है, और अगर डायग्राम नहीं गिवन है तो ट्राई करना है कि एक बार आप उसका डायग्राम बना लो, मतलब उसका जो पोटेंशियोमीटर का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अभी मैंने बनाया था सिंपल सा, वो एक बार आपने बना लिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। उसने बोला एन आइडियल बैटरी ऑफ 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ ए पोटेंशियोमीटर ऑफ लेंथ 1 मीटर। बिल्कुल सिंपल, सेम बैटरी ले ली, उसका रेजिस्टेंस ले लिया, और इस R की वैल्यू R ही है, लेकिन ये जो बैटरी आई 4 वोल्ट है, जिसको हमने E नोट माना था, इसको हमने R नोट माना था, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे की वगैरह आप ले सकते हैं, कनेक्ट कर दो। प्राइमरी सर्किट यही होता है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर वायर आपने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, B है, पॉइंट A है। इस वायर की जो लेंथ दे रखी है, AB वायर की, वो दे रखी है 1 मीटर। क्लियर बोला है इसने कि द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 1 मीटर एंड द रेजिस्टेंस इज 5 ओम। तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो भी तो दे रखा है 5 ओम। देखो भाई, हर चीज लिख लो, मजा आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हर टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ R टू गिव ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 मिलीवोल्ट अक्रॉस 10 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब पूरे वायर की लेंथ है 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। पूरे वायर की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। उसने बोला कि देखो, करंट अगर इधर से आ रही है, आपने पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे माना है, तो इसमें जाएगी, तो यहां से लेके यहां तक कहीं पर कोई पॉइंट C है, और इसकी लेंथ दे रखी है A से लेके C तक 10 सेंटीमीटर की लेंथ के अक्रॉस। अभी बताया था मैंने, ये जो लेंथ है इसको क्या लिखा था मैंने, A से ले तक C तक, AC का जो लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है VAC, वो भी दे रखा है 5 मिलीवोल्ट दे रखा है। वो देखो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो। उसने बोला था वैल्यू ऑफ R to give a potential difference of 5 millivolt across 10 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। मतलब टोटल 100 सेंटीमीटर है, उसका 10 सेंटीमीटर लेंथ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो ये है। तो बताओ ये R की वैल्यू क्या होगी। देखो यार, क्लियर है अब ये कैसे करना है, बिल्कुल दिमाग में। सॉल्यूशन गए तेल लेने बुक में कैसे कैसे किया है, आपको मैंने जैसे कंसेप्ट बताया बिल्कुल वैसे प्रोसेस फॉलो करो तो मजा आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक ही तरीका है, यहां से जो करंट जाएगी वो इस वायर में होते हुए वापस इसमें, तो करंट देख लो पहले, यहाँ कितनी है करंट आएगी आपकी, इसका EMF कितना है ओवर रेजिस्टेंस RAB,
में जाएगी प्लस इसमें भी जाएगी आर में। सो अगर ये मिल जाए हमें तो बात बन जाएगी, ठीक है। सो ई नोट की वैल्यू भी दे रखी है, आर ए बी की वैल्यू भी दे रखी है, हमें आर चाहिए ना, और उसके लिए हमें आई चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें आई चाहिए। तो भाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ये ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ए से लेके बी तक का कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमें नहीं पता है, बट वी कैन कैलकुलेट, है ना। इसकी पूरी लेंथ हमें पता है, इसका पूरा रेजिस्टेंस हमें पता है, इसकी पूरी लेंथ भी हमें दे रखी है। तो किस तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ये डेटा को आप स्मार्टली कैसे यूज कर सकते हो। अगर मैं इसका यूज करूं तो K इक्वल टू मैंने लिखा था VAC, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है पोटेंशियल ओवर उसकी लेंथ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो VAC दे रखी 5 × 10⁻³ और LAC दे रखा है 10 × 10⁻², है ना। स्टैंडर्ड यूनिट्स में आपने कन्वर्ट करना ही करना है, मतलब ये देखना है आपने, ठीक है। तो ये हो गया कैंसिल, है ना। तो ये 2 पावर बचेगी, यानी 5 × 10⁻² बचेगा। तो K की वैल्यू आ गई पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट ही क्या होता था, याद करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होता था टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं निकालूं A से B तक का ओवर उसकी टोटल लेंथ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया 5 × 10⁻², और VAB यहां से आप निकाल सकते हो क्योंकि LAB दे रखा है 1 मीटर, तो दिस इज 1। तो VAB के अक्रॉस यानी पूरे वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आपके पास आ गया 5 × 10⁻², इतना वोल्ट आ गया कि नहीं। चेक करें आप, आराम से देखें, बस स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, सर हमें तो करंट चाहिए, जब तक करंट नहीं आएगी तब तक हमारा आर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी पता है ये भी पता है, लेकिन हमें तो ये वाला आर निकालना है जो बैटरी के साथ है भाई, ठीक है। तो अभी VAB आ गया, याद करो VAB को क्या लिख सकते हो आप, VAB को आप लिख सकते हो इसमें जाने वाली करंट IR, यानी I × RAB, हो गया काम। तो VAB की वैल्यू है दिस वन और करंट निकालनी है, और RAB हमें दे रखा है कितना, 5 ओम, ये कैंसिल। तो आप देख सकते हैं यहां से करंट की वैल्यू आ गई दोस्तों 10⁻² एम्पियर, दिस इज योर करंट, ओके। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो यू विल गेट द फाइनल आंसर, एंड दिस इज व्हाट 10⁻² इक्वल टू E है 4 ओवर RAB कितना है सर 5 + R। तो इसको 100 कर सकते हो ना, 1/100 लिख सकते हो ना आप, दिस इज 4 और दिस इज 5 + R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5 + R आ जाएगा 400, तो R आ जाएगा 400 - 5 दैट इज 395 ओम। विदाउट एनी मिस्टेक, विदाउट एनी कंफ्यूजन, इजिली आपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एंड दिस इज ऑसम प्रॉब्लम। इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट और जेईई के एंट्रेंस में। आप अटेंशन मत लो, बस मैं हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को हमने फोड़ डाला है, देख लिया आपने, पावर ऑफ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में ही आते हैं नॉर्मली, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करेंगे, उसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जाके। बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप के आए होंगे तो आपने सॉल्व करने हैं। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें ज्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही मेन होते हैं, है ना। और भी कराऊंगा पहले और जो इसके केसेस है उनको सबको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, डोंट वरी, ओके। सो हियर वी गो, और देख लेना हमने एप्लीकेशन मस्त तरीके से कंसेप्ट हमने देख लिया मस्त तरीके से, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ उसका एप्लीकेशन क्या है, भाई क्यों यूज क्यों कर रहे हैं हम पोटेंशियोमीटर के, मतलब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका यूज क्या है। देखो भाई न्यूमेरिकल जो भी आएगा ना गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर टेक्निक आपको मैं सिखाने वाला हूँ यहाँ पे ऑसम तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो सब कुछ हमने सीखना है और इजीली सीखना है और इजीली क्वेश्चन को क्रैक भी करके आना है। किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कम ऑन, तो इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन बोलो या यूज बोलो आपकी मर्जी है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से इसका यूज होता है पोटेंशियोमीटर का, क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, हर चीज पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना 100% चांस है कि ये जितने भी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल हमारे पास, इनमें किसी न किसी पे क्वेश्चन जरूर आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है 2 से आ जाए, मतलब 2 क्वेश्चन आ गए इसी से, है ना। इसीलिए अगर नीट की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से अगर नीट की हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं हर साल, तो बहुत होते हैं ना, ठीक है, बहुत होते हैं। अगर हम जेईई की बात करें तो 2 क्वेश्चन आप मान के चले, ठीक है, तो दैट इज रियली ऑसम, है ना। सो इजी भी है। अब देखेंगे आप, पहला, टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ सेल। कोई एक सेल होगा, एक अननोन ईएमएफ का एक सेल होगा और हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता होगा, तो हम वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ओके। कैसे बताऊंगा, क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें इसको निकालने के लिए यूज होगा कंसेप्ट, ये भी बता दूं मैं, जो अभी सिखाया मैंने उसी से कर सकते हैं इसको, जो अभी सिखाया उसी से फोड़ डालेंगे इसको, ठीक है, कुछ भी नया नहीं सीखना है। टू फाइंड रेशियो ऑफ अननोन ईएमएफ, इसको मैंने ऐसे लिखा है कि अगर 2 सेल है, एक सेल की ना होके 2 सेल है और दोनों का ईएमएफ निकालना है, इसको आपने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द 2 अननोन सेल्स, ओके। तो इसमें आप निकालते थे E1 ओवर E2 करके,
है ना। कंपैरिजन मतलब रेशियो निकालना है अल्टीमेटली, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है और इसको ज्यादा समझने की आपको जरूरत भी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। तो लास्ट के दो टोटली फॉर्मूला डिपेंडेंट है, अगर आपको पूरा प्रोसेस भी नहीं पता है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। रीडिंग करने के बाद बस आपने ये देखना है पूछा क्या जा रहा है और उसका फॉर्मूला क्या है, अप्लाई कर दो तुरंत आंसर हो जाएगा। कंपटीशन है ये बॉस, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। तो टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन सीखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, अगर मैं फॉर्मूला लिख दूंगा तब भी काम बन जाएगी, ठीक है। हर क्वेश्चन अभी तक जो भी देखा गया, जो भी आया है वो डायरेक्ट फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। ओके, सो ये दो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये कंसेप्ट बेस्ड है, ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट द अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल, ठीक है। अब इसमें दो सर्किट बनेंगे, जैसे अभी मैंने जो डिस्कशन करी है, जो कंसेप्ट मैंने आपको अभी सिखाया है, उसको बोलते थे प्राइमरी सर्किट, है ना, जिसमें एडिशनली कोई और सेल या रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो फिर से बना लेते हैं, ध्यान से समझना, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट अननोन ईएमएफ ऑफ सेल, ओके। तो किस तरीके का सर्किट गिवन होगा, कैसे आपने उसको सॉल्व करना होगा, ये सब मैं डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। तो मेन सर्किट जो है पहले वो बना लो, ठीक है जी। मेन सर्किट जो है वो बना लो, आर नोट इसका रेजिस्टेंस माना था, इसको ई नोट मानना है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक की वगैरह आप मान लेते थे, तो इसको क्लोज कर देंगे हम, वो मान के चलना है अपने, वो बोलेगा भी, ठीक है। फिर एक वायर से इसको कनेक्ट करना है, कैलकुलेशन वैसे ही करना है, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। और ये वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, और ये बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट, ओके। और आप सबको पता है इसकी जो लेंथ है पूरे वायर की वो एल ए बी है और इसका रेजिस्टेंस है आर ए बी, इसी नाम से हमने इसको समझ लिया। और हमें ये भी पता है यहाँ से जो करंट आएगी आई वो इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी। अब हम यहाँ एडिशनली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सर्किट और बना रहे हैं, इधर एक अननोन सेल लेंगे जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता, लेट्स सी ई है, ठीक है, हमें नहीं पता कितना है, और ये हमने मान लिया, मतलब ठीक है। इसके साथ कोई रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर बस आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है जिससे ये हमें डिफ्लेक्शन देगा कि इस सर्किट में करंट है या नहीं है, समझ गए। तो ये जो भी सर्किट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको बोलते हैं, इसको सेकेंडरी, है ना, इसको ये जो ऊपर वाला है, इसको ऊपर वाला जो है इसको प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया अब ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। इस नाम से भी वो जब क्वेश्चन बोलेगा तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि प्राइमरी सर्किट जो मेन सोर्स जहां पे यूज हो रखी है बैटरी, जो करंट सप्लाई करेगी सिस्टम को, और जिसमें जाएगी, मतलब जिसमें हमें जिसका ईएमएफ हमने निकालना है, उस वाले सर्किट में जो सेल लगा होगा उसका ईएमएफ अननोन है, ये हमें निकालना है। तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझना, लॉजिक समझो कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस ई, वी हैव टू कैलकुलेट दिस ई, दिस इज अननोन ईएमएफ, ठीक है, ये है आपका अननोन ईएमएफ। तो कोई टेंशन नहीं है, कंसेप्ट में सिखा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है इसका, देखो भाई क्या प्रोसेस है इसका, अगर ये आपने निकालना है, ठीक है, इसके साथ मान लिया कुछ इसका रेजिस्टेंस है आर, कुछ मान लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसका जो टेपिंग की होगा, इसका जो जॉकी होएगा, वो हम इस वायर पे टच करके देखते हैं, और उसको तब तक टच करते रहते हैं जब तक कि यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन कंडीशन क्रिएट ना हो जाए, मतलब गैल्वेनोमीटर रीडिंग देना बंद कर दे, मतलब डिफ्लेक्ट करना बंद कर दे, नॉट रीडिंग, डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे, मतलब डिफ्लेक्ट करना बंद कर दे, मतलब वो बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाए, मतलब उसमें जो करंट वो शो कर रहा है वो जीरो, है ना, नो डिफ्लेक्शन कंडीशन, ठीक है। तो सपोज करो आपने इसकी टेपिंग की को यहाँ पे टच किया, और यहाँ पे टच करते ही किसी भी पॉइंट सी पर, प्रोसेस वही है, ठीक है, किसी भी पॉइंट सी पे इसमें जो करंट थी वो जीरो हो गई, मतलब इस सर्किट में पूरे में करंट जीरो हो गई, तो इसमें कोई एडिशनल ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई एडिशनल ड्रॉप नहीं होगा, इसमें जो करंट होगी इस वाले सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट में, एससी सेकेंडरी सर्किट में जो करंट होगी, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इस पॉइंट पे जाते ही ये नल डिफ्लेक्शन हो गया, नल डिफ्लेक्शन में ही होगा ये केस, और नल डिफ्लेक्शन में ही हम कैलकुलेशंस करेंगे, तब तक इसको टच करते रहेंगे इस वायर पे अलग अलग जगह पे, जब तक ये नल डिफ्लेक्शन ना दे दे। जिस भी पॉइंट पे नल डिफ्लेक्शन दे देगा, बस आपने क्या करना है, जिस साइड से करंट आ रही है, देखो ए साइड से, यहां से लेके यहां तक की लेंथ देख लेनी है, कितनी है, एल ए सी, बिल्कुल वही प्रोसेस है, और जितनी लेंथ होगी उसी के अक्रॉस इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यानी VAC, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इस नीचे वाले सर्किट में जो ये सेल है, आप अगर ध्यान से देखो, बिल्कुल इसमें करंट जीरो है, क्योंकि ये जीरो हो गई, नल डिफ्लेक्शन है, तो इसमें कोई एडिशनल ड्रॉप नहीं होगा। तो देखो इस बैटरी का जो EMF है, अगर ध्यान से देखो आप, ये वाला और इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दोनों पैरेलल में हो गए, क्योंकि इसमें करंट, ठीक है, ये सर्किट अलग, ये अलग, पैरेलल में। तो यहां पे AC में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है, वो इसके पैरेलल है, तो वो E के इक्वल लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट की हेल्प से आपने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाल ली,
बस आपने अब इसको निकालना, और ये तो हमने निकालना सीख ही रखा है, ठीक है। आपने इसको कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना तो हमने सीख ही रखा है। तो ये वाला सर्किट ऊपर वाला और ये वाला पैरेलल में है। तो अगर मैं ए से सी तक का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूं किसी वजह से, तो मेरे को इस सेल का जो अननोन ईएमएफ का सेल है, इसका ईएमएफ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, अभी तो सीखा था, ये होगी मेन पॉइंट बस, है ना। अगर ई निकालना है तो बस ये पता होना चाहिए, और ये तो हमने भी सीखा था भाई, वी ए सी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ए सी। और इसको आप क्या लिखेंगे, अभी अभी सीखा था के एल ए सी। तो यार यहां से के निकाल लेना, ठीक है। तो वी ए सी निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, के। और सपोज करो के नहीं दे रखा है, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तब क्या करेंगे सर, एलएसी सपोज करो गिवन है, तो ये इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था, पूरा पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेना ए से बी तक। तो हमें पता है ए से बी तक पोटेंशियल ड्रॉप होगा के टाइम्स ऑफ एल ए बी। तो यहां से निकाल लेना के, ठीक है। तो के आ जाएगा वी ए बी। फिर से देखो रिपीट कर रहा हूं, सेम कंसेप्ट वही है जो अभी पढ़ाया मैंने। और अगर आपको यहां वी ए बी नहीं पता होगा तो वी ए बी का तरीका भी मैंने आपको बताया, आई आर ए बी, पूरे पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस। और अगर करंट भी नहीं पता है, देखो सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है कि नहीं है, ठीक है, सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आई आप निकाल सकते हो बैटरी का टोटल ईएमएफ डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस वायर का प्लस बैटरी के साथ जो है। करंट निकाल लेना, यहां पुट कर देना, वीएबी आ जाएगा, यहां पुट कर देना, के आ जाएगा, और एक बार के आ गया यहां पटक देना तो वीएसी आ जाएगा, और जो वीएसी होगा वो ई होगा। एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, ठीक है, सिंपल। तो ये प्रोसेस कंसेप्चुअल है, डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं। मजा आया? तो देखो इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं था, कुछ भी अलग नहीं था, बस सब कुछ मेन था, सब कुछ वही था जो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था। समझ गए होंगे आप लॉजिक। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और मजा आने वाला है, आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। क्वेश्चन करने से पहले मैं इन दोनों को बता देता हूं, इनके सर्किट बना देता हूं। टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेने का। ये दोनों फॉर्मूला बेस्ड है, इनको आप लोग फॉर्मूला भी याद रखोगे तो भी बात बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, इसको जल्दी से समझा देता हूं यार। जैसे कि मैंने आपको बोला है हाउ टू कंपेयर, यानी यू कैन से द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू अननोन सेल्स, ठीक है। तो मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ द रेशियो ऑफ द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो कैसे निकालते हैं, मतलब अगर कभी उसने किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ये बात करी कि भाई एक हमारे पास सेल है, उसका ईएमएफ इतना दे रखा है, उसकी बैलेंसिंग लेंथ इतनी है, दूसरी बैलेंसिंग लेंथ इतनी है, तो बताओ ये जो सेकंड सेल है उसका ईएमएफ कितना होगा। तो समझ जाना यही कंसेप्ट यूज होगा वहां पे, जब भी एक ईएमएफ गिवन और दूसरा पूछे और दो बैलेंसिंग लेंथ की बात करिए। ये क्वेश्चन को पढ़ते ही कैसे समझना है ये बता रहा हूं मैं। दो बैलेंसिंग लेंथ गिवन हो, एक ईएमएफ गिवन हो, या रेशियो पूछ लेगा, या दो बैलेंसिंग लेंथ को बस दिमाग में रखना है। तो समझ जाना कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट यूज होगा अगर ईएमएफ पूछेगा तो, या रेशियो पूछेगा। अगर रेजिस्टेंस पूछेगा तो आगे चलेंगे ना, कम ऑन। देखो अब ये सर्किट मैंने बना दिया, आपको पता है ये ऊपर वाला सर्किट प्राइमरी एंड दिस इज द सेकेंडरी सर्किट। अब इसमें क्या है, देखो नीचे वाले सर्किट में जो सेकेंडरी सर्किट आप मान रहे हो एंड दिस इज द प्राइमरी सर्किट यू कैन से। तो यहां से मेन है, यहां से करंट आएगी आपके पास, ये मेन है, ये वायर है, और इधर जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक सर्किट जो मैंने बनाया, देखो ये जो पहला सेल यहाँ पे कनेक्ट किया है मैंने, पहला जिसका अननोन ईएमएफ है E1, उसकी टर्मिनल है 1, ठीक है। ये दूसरा अननोन सेल है जिसका ईएमएफ है E2, उसका टर्मिनल मैंने 2 है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्विच लिया है ना, और गैल्वेनोमीटर से उसको कनेक्ट किया। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम क्या करते हैं, इस स्विच को पहले टर्मिनल 1 पे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे टर्मिनल 1 पे कनेक्ट किया तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका जो जोकी है, टेपिंग की है, उसको वायर पे टच करके देखते हैं। अगर वायर पे टच करते हैं किसी सी पॉइंट पे, ये नल डिफ्लेक्शन शो कर दिया इसने, नल डिफ्लेक्शन है ना, नल डिफ्लेक्शन शो कर दिया, अगर वही है मेन चेक करना है नल डिफ्लेक्शन है कि नहीं, मतलब इस सर्किट में जो करंट है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही नल डिफ्लेक्शन शो किया वैसे ही ये लेंथ यहां से यहां तक मेजर कर लेना। लेट्स सी ये L1 आ गई, दिस इज द फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है। कितनी इस लेंथ पे आपने सिस्टम को बैलेंस कर दिया है, नल डिफ्लेक्शन शो कर दिया है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अभी बताया मैंने, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ईएमएफ, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा एसी में, वही तो E1 होगा। क्योंकि ये देखो ये वाला सर्किट देखो, अब ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये और ये पैरेलल में है, तो यहां पे जो E1 होगा, यू कैन राइट E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। क्यों? क्योंकि VAC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, ठीक है। और ये इसके पैरेलल में है, तो ये और ये सेम ही है, ऐसे लिख सकते हो, सिंपल, ठीक है, सिंपल है। तो चूंकि ये देखो, ये जो आपने स्विच यहां पे कनेक्ट किया है, ये टर्मिनल 1 पे किया है, तो ये ओपन कंडीशन है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये काम नहीं कर रहा उस समय।
फिर आपने करना है, फिर यहां से स्विच को हटाना है और इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। जैसे इस पे कनेक्ट किया, ये ओपन सर्किट हो गया, तो अब रीडिंग ये वाला दे देगा। तो इसमें फिर नल डिफ्लेक्शन देखेंगे, जैसे नल डिफ्लेक्शन देखेंगे अब ये सर्किट काम कर रहा है, देखो ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग अब कहीं और आप टच करके देखोगे, लेट्स से आपने यहां पे टच किया सी डैश पे, तो ये जो लेंथ आएगी यहां से यहां तक की, इसको मान लेना L2, न्यू बैलेंसिंग लेंथ। ये किधर भी हो सकती है, ठीक है, न्यू बैलेंसिंग लेंथ। तो इसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग लेंथ वो नहीं हो सकती जो ओरिजिनल थी, क्योंकि वो तो इसने रीडिंग कर ली है, उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इस सेल के अकॉर्डिंग जब आप किसी और पॉइंट पे टच करोगे तो वो जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। यानी आप लिख सकते हो E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। तो इनको रेशियो ले लो इनका आप, E1 ओवर E2। देखो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट K आएगी, K तो सेम रेशियो रहता है, तो L1 बाई L2 आप लिख सकते हो डायरेक्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिंपली। प्रोसेस ये है, ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सर पता कैसे चलेगा न्यूमेरिकल जब हम एग्जाम में करेंगे? मैंने बोला ना, जब भी दो बैलेंसिंग लेंथ की बात करें और EMF कैलकुलेट करने की बात करें, समझ जाना यही फॉर्मूला यूज होगा। हो सकता है वो रेशियो पूछ ले, हो सकता है किसी एक EMF को दे दो, दूसरा पूछ ले, बट रिमेंबर क्या याद रखना है? याद क्या रखना है मतलब, whenever two balancing lengths are given in the problem and he will ask about the EMF of the cell, है ना, the ratio of the cell or the unknown any single EMF of the cell, okay, तो you just remember this formula, simple है लॉजिकली, ठीक है। तो पहचान करनी भी मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कैसे पढ़ के पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब कैसे यूज करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके गाइस, तो यार ये था आपका रेशियो कैसे निकालते हैं। अब लास्ट कंसेप्ट आपके पास बचता है, उसको भी जल्दी से बता देता हूं। यहीं पे बना रहा हूं मैं सर्किट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यहीं पे बना लेते हैं। अब यहां पे हमने सीखना है, ये भी इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू फाइंड, और इजी होते हैं बिल्कुल। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर पूछ ले आपसे, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ सेल, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिर से सर्किट बनाना पड़ेगा। ओके, इसको जल्दी से देख लेते हैं यार कि इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या कहानी है मेरी जुबानी। और देखो हम एंड में पहुंच चुके हैं कि मतलब इतने कंसेप्ट भी आप बेसिकली यार यूज करके जाओगे ना, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी पोटेंशियोमीटर के सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3 क्वेश्चन औसम में आपको कराने वाला हूँ। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया, कंसेप्ट हमने यहाँ पे ऑलरेडी सीख लिया है कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की कहानी क्या है, सर्किट दिमाग में रखनी है, बस ये ध्यान रखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके सर्किट दिमाग में होनी चाहिए, पिक्चराइजेशन बिल्कुल क्लियर माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, कैसे दिख रहा है। जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये था, ये प्राइमरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट, समझ गए ना, ये मेन होता है, ठीक है जी। तो चलो देखो, उसने बोला हाउ टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके कम ऑन, सो हियर इज द प्राइमरी सर्किट एंड नीचे वाला जो होता है सेकेंडरी सर्किट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगेन ये E0 ले लो, इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल R0 मान लेंगे, इसकी एक की मान लो K1, ठीक है। इसको क्लोज करोगे तभी करंट सप्लाई करेगा, ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, तो करंट यहाँ से आएगी, डिवाइड हो जाएगी, इधर इधर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सेल लगा दिया, अननोन EMF E, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R जो हमें निकालना है। और चूंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का हमने मेजरमेंट करना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी तो यूज करना पड़ेगा। तो इसके साथ यहाँ पे आपने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर लिया, कैपिटल R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बस ये ध्यान देना है, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ओके। और ये K है Q2। तो भाई मेजरमेंट करने का सेम तरीका है यार। एक बार आप क्या करेंगे कि K1 को क्लोज कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो रीडिंग ले लेंगे, E की रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि K2 को आप क्लोज करेंगे, फिर रीडिंग ले लेंगे, फिर नेक्स्ट बैलेंसिंग लेंथ आएगी। तो बिल्कुल वैसा ही सेम प्रोसेस है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो यहाँ पे 2 बैलेंसिंग लेंथ होंगी, हियर ऑल्सो 2, ठीक है, ऐसे लिखना, बैलेंसिंग लेंथ्स, ठीक है। आपने बस फॉर्मूले पे ध्यान देना, 2 बैलेंसिंग लेंथ होगी। देखो कैसे, जब आप इफ K1 इज क्लोज्ड, जब आप K1 को क्लोज करोगे, K2 को ओपन रखोगे, तो आप ध्यान से देखो, खुद भी देखो, K1 को क्लोज करते ही करंट जाएगी यहाँ से, और इसको ओपन रखोगे, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, तो इसका जो मेजरमेंट होगा किसी बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस होगा, दैट इज L1। तो अगेन आप लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर आप क्या करोगे सर, इफ K2 इज क्लोज्ड, अगर आप K2 को क्लोज करोगे तो इसको क्लोज करते ही, इस वाली की को क्लोज करते ही, तो इसमें भी करंट जाएगी, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, वो किसी दूसरी बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस होगा। मान लिया कोई दूसरी बैलेंसिंग लेंथ होगी L2, तो L2, बस हो गया, यही तो होता है। और किसी भी सेल का, याद करो जब हमने EMF वाले कंसेप्ट देखे थे, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते थे, वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा था E इक्वल टू R इंटू E बाई V-1, याद करो ये फॉर्मूला सेल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते थे हम। तो E बाई V का फॉर्मूला यहीं से बन गया, देखो यहीं से निकाल सकते हो आप। कहां लिखा मैंने, कहां लिखा, ये रहा, E बाई V, तो L1 बाई L2 लिख सकते हैं हम E बाई V की जगह। तो सिंपली जब भी पोटेंशियोमीटर में वो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटू L1 बाई L2 -1, ये छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर एंड यू कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम इसी फॉर्मूले से।
तो मैंने बोला ना आपको, जब भी कभी बैलेंसिंग लेंथ गिवन होगी, पोटेंशियोमीटर का नाम यूज करें और दो बैलेंसिंग लेंथ गिवन हो, तो समझ जाना या तो ईएमएफ पूछेगा या इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा। सीधी सी बात है यार, तो बोलना ही पड़ेगा ना उसको, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। तो आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये दो बैलेंसिंग लेंथ है, पहली दूसरी -1, L1 L2 -1। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सिंपल है, सब कुछ आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इजिली आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी आराम से देखेंगे, इसके कंसेप्ट आराम से देखेंगे। क्या आप बात कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके क्वेश्चन ना हो जाएंगे सारे। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, जिससे आपका जो भी कंसेप्ट हमने सीखा उसको अप्लाई कर सके हम, और अच्छे से उसको सीख सके और एंजॉय कर सके और खुश हो सके सुबह सुबह। ओके भाई लोग, सो हियर वी गो एंड जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल, क्योंकि मजा आने वाला है, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे उनका यूज करके क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है एट द सेम टाइम। ओके, तो आपने अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना लेना है, जल्दी से रिवीजन कर लो। जब तक मैं बकवास कर रहा हूँ, आप जल्दी से रिवीजन कर लो, क्या पढ़ा है हमने उसको अप्लाई करते हैं मस्त तरीके से, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, जल्दी से इसको देख लो, पढ़ लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सर? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें क्वेश्चन में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिखना होता है, फिर उसको समझना होता है, फिर सोचना होता है कि क्या फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। डायग्राम दे रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा था तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर कैलकुलेशन इजी करनी है। ओके, सो जल्दी से देखते हैं। उसने बोला पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैविंग लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 12R, ठीक है। एक देखो, ये मैंने यहाँ पे बना दिया जो भी बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक जो वायर है आपके पास RAB, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 12 टाइम्स ऑफ स्मॉल r दे रखा है, और इसकी जो भी लेंथ है, लेंथ इसकी जो है LAB की, वो दे रखी है आपको कुछ L बोला है ना उसने, कैपिटल L बोला है, ध्यान से देखना, ठीक है। इज ज्वाइन टू अ सेल ऑफ D ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो इस वायर को एक सेल के साथ ज्वाइन किया गया जिसका नाम दिया है D, और उसका EMF है E, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ R, अपना खुद का रेजिस्टेंस जो है उसका R है, ये दे रखा है क्वेश्चन में क्लियरली। ओके, अ सेल C हैविंग EMF E/2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3R इज कनेक्टेड। तो ये वाला जो सेल होता है, ये इसका भी EMF दे रखा है, देखो E/2 है ना, जो C है, यानी ये सेकेंडरी सर्किट है, दिस इज सेकेंडरी सर्किट एंड दिस इज द प्राइमरी। अच्छा यार, कॉन्सेप्ट में मैंने एक चीज आपको नहीं बताई है, तो यहाँ पे बता रहा हूँ, दैट इज रियली ऑसम एंड इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। जो मेन सेल होता है जो करंट सप्लाई करता है, ये वाला, इसका जो भी EMF होगा, जो हम E0 मानते थे, और ये अननोन EMF जो E मानते थे, ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। जो सोर्स है, जो मेन है, जो करंट सप्लाई कर रहा है, यहां से जो करंट आएगी, ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है, इसका EMF हमेशा इस वाले से ज्यादा होना चाहिए। तो आप देख भी सकते हो, इसने दे रखा है E और इसका है यहाँ पे E/2, तो ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये कंसेप्ट में मैं आपको नहीं बता पाया, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना आगे के लिए भी। ओके, तो उसने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस 3R इज कनेक्टेड। ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसने बोला द लेंथ AJ एट विच द गैल्वेनोमीटर एज शोन इन द फिगर शोज द नल डिफ्लेक्शन इज। ओह, क्या बात कर रहा है। उसने बोला जो गैल्वेनोमीटर है, ये वायर पे जहां पे टच किया आपने J पर, तो बताओ नल डिफ्लेक्शन में लेंथ कितनी होगी, A से लेके J तक की ये लेंथ कितनी होगी। तो यार निकाल लेंगे यार, मजा आ गया यार, ये तो ठीक है। इन नल डिफ्लेक्शन, जब वो नल डिफ्लेक्शन होगा, और नल डिफ्लेक्शन का मतलब तो आप सबको पता है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब इस वाले सर्किट में करंट 0, ओके, सेकेंडरी सर्किट में। तो यार सर ये निकाल दिए, यस, तो हमें तो पता है सर, VA से लेके J तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो L पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल। और हम इसको लिखते थे K इंटू LAJ। तो ये निकालनी है, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो पता है, क्यों पता है, देखो इसके करस्पॉन्डिंग जो EMF है वो E है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दे रखी है E/2, तो यहां पे लिख दो डायरेक्ट E/2, तो ये आ गया K इंटू LAJ, ठीक है, नॉट C, उसने J माना है इसको, ये आ गया। और इसको मान लो क्वेश्चन नंबर A। अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाए तो बात बन जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगी तो बात बन जाएगी, आंसर हो जाएगा हमारा, तो मजा नहीं आ जाएगा। आप क्या करेंगे सर, उसका तरीका भी मैंने आपको बताया था। अब इमेजिन करो, देखो सब कुछ। अब हम क्या करेंगे, पूरा पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे, क्योंकि उसका पूरे का रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें करंट की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। देखो VAB जो होगा, अगर कंप्लीट पोटेंशियल ड्रॉप निकाले A से B तक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा LAB के, यस। तो VAB को आप लिखोगे K इंटू LAB, और वो दे रखी है L, ठीक है, यहां से K निकाला जा सकता है, उससे पहले VAB चाहिए, और VAB को लिख सकते हो आप IRAB, तो आ जाएगा K इंटू L। तो अब आपको I निकालना पड़ेगा, और ये तरीका भी मैंने आपको बताया था I कैसे निकालते हैं। देखो यहां से जो भी करंट जाएगी वो इस रेजिस्टेंस में जाएगी और इसमें जाएगी, तो इसका AB का रेजिस्टेंस, तो यहां लिखेंगे टोटल पोटेंशियल E0 ओवर RAB का रेजिस्टेंस प्लस बैटरी का रेजिस्टेंस, ये वाला स्मॉल r, तो ये बन जाएगा इंटू RAB, ठीक है जी, और इक्वल टू आ जाएगा K इंटू L। तो इजी हो गया, वही सेम प्रोसेस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है यार, प्रोसेस याद है तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो E0 कितना है सर, E0 E ही है, डिवाइड में RAB कितना है सर, यानी AB वायर का रेजिस्टेंस कितना है सर, 12R, देख लो, और प्लस बैटरी के साथ जो रेजिस्टेंस है वो R इंटू RAB कितना है 12R,
इज इक्वल टू के इंटू एल। ओके, सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे ई आ रहा है, नीचे आ रहा है 13, क्योंकि ये आर को बना के देखो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आएगा 12 और इज इक्वल टू के इंटू एल, और एल नीचे ले लो ना, तो के की वैल्यू ये आ गई के आ गया तो आंसर आ गया यार, क्या बात कर रहे हो, ये आ गई 12E/13L, और के को यहाँ पटक डालो और आंसर ढूंढ डालो। ठीक है, तो यहां से देखो E/2 यानी इसका EMF है, ठीक है, इज इक्वल टू के आया था 12E/13L और इंटू LAJ, तो ई से ही कैंसिल। ओके, तो ये हो गया आपका LAJ इज इक्वल टू 13L/12 नीचे आएगा, दिस इज 24, this is your length actually, so this must be the correct answer, this must be the yes 13L/24। so ये यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो 13L/24 होगी, आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच, बिल्कुल सेम प्रोसेस, जितनी बार मैंने आपको बता दिया है सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखा मजा आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आप 4 डालेंगे, आपने घबराने का नहीं बॉस, बस क्वेश्चन को 4 डालेगा बॉस। ठीक है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और कराने वाला हूँ जिससे आपको हर तरीके का आइडिया लग जाएगा। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन की ना जो लैंग्वेज होती है ना दोस्तों, धुरंधर जो लैंग्वेज होती है वो बहुत लेंथी सी हो जाती है, आपको लगेगा यार पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन है ये तो एक आधे पेज पे आ गया पूरा पूरा। ठीक है, तो घबराने का नहीं, बस एक बार उसको रीड कर लेने का, ठीक है, उसको ढंग से रीड कर लेने का और उसमें जो इन्फॉर्मेशन की बिना उसको लिख लेने का, फिर ये पूछो क्या पूछा है और तुरंत याद करने का इसका फॉर्मूला क्या है, वो क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि बड़ी सी लैंग्वेज इसलिए होती है क्योंकि वो आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, तो वो बहुत उसमें लिखना ही पड़ता है उसके बारे में, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत टिपिकल क्वेश्चन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। करें, ट्राई करें, कम ऑन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने अभी जो बकवास करी थी कि भाई लेंथी सा क्वेश्चन होता है तो उसको देख के डरने का नहीं बॉस, ठीक है, उसको डराने का। ठीक है, टेक्निक मैं बताऊंगा ना कैसे करना है, पहले पढ़ लेते हैं, जल्दी से देख लो क्वेश्चन आपके सामने, एक बार पढ़ लो, उसमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो, फिर पूछा क्या गया उसके बारे में सोच लो, फिर तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, तो देखो सीधी सी बात है, पहले बोल दिया भाई पोटेंशियोमीटर है तो 3 ही मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट द अननोन ईएमएफ, कंपैरिजन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, बस इन्हीं से क्वेश्चन बनना है। ओके, क्वेश्चन में बोला पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट है भाई, इट इज फाउंड दैट नो करंट पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड अक्रॉस 52 सेंटीमीटर। गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन पे पहली बैलेंसिंग लेंथ दे रखी है, ठीक है, उसने बोला L1 मान लो उसको 52 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है कि अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रही है, जब जोकी को आपने किसी पॉइंट पे टच किया होगा तो उसकी लेंथ दे रखी है 52 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, इफ द सेल इज सेंटेड बाय द रेजिस्टेंस 5 ओम। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब देखो ये बिल्कुल ऐसा नहीं बन गया, अगर सर्किट बनाने की कोशिश करो आप, ये बिल्कुल ऐसा नहीं बन गया। देखो ये मेन प्राइमरी सर्किट है, ये बी है, ये ए है, और यहाँ पे एक सेल होगा, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, सेंटेड बाय मतलब इसके पैरेलल में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ये दे रखा है 5 ओम, है ना, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर था और आपने टच किया था इसको। ठीक है, इसको कनेक्ट करने से पहले, ठीक है, अगर इस की को मैं हटा दूं, इसको कनेक्ट करने से पहले की बात है ये, इसको कनेक्ट करने से पहले इसमें जो यहाँ पे लेंथ आ रखी है वो L1 है, और जब वो बोल रहा है कि अगर इसमें सेंटिंग कर दें हम, इसको सेंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दे इसके साथ, और इसको यहाँ क्लोज कर दे, ये 5 ओम दे रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर ये कर दे, द बैलेंस पॉइंट इज फाइंड टू is found when the cell is connected across 40 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। तो बैलेंस पॉइंट जो है 40 सेंटीमीटर मिलता है, मतलब अगर ये L52 है तो कहीं यहाँ पे मिलेगा 42 पे, तो 42 यानी L2 की वैल्यू दे दी, तो L2 भी दे दिया आपको 42 सेंटीमीटर। आप समझ रहे हो, 2 बैलेंसिंग लेंथ है, या तो EMF पूछेगा या इंटरनल रेजिस्टेंस पूछेगा, पक्का। आप पढ़ लो, देखो आगे आपको खुद पता चल गया आप क्या है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, क्या बात कर दी यार, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है RL1/L2 - 1, तो आ गया R कितना है सर 5, L1 कितना है सर 52 ओवर 42 - 1, तो ये आ गया 5 इंटू 52 - 42, दिस इज 10/42, तो आप लिख सकते हैं 50/42। सॉल्व कर लो उसको, आपका आंसर बन गया। सॉल्व कर लो इसको, आपका आंसर बन गया, वट एवर द आंसर। आप इसको एक बार देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट में कुछ आंसर आपका बन जाएगा, आई थिंक सो। ओके, सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मस्त तरीके से। उसको अगर और थोड़ा सा छोटा बनाना है तो 25/21 कर दो। ओके यार, एक चीज आपने भी मेरे को नहीं बताया, तो आप कैसे बताते? ध्यान से देखो, उसमें जो रीडिंग दे रखी है दिस इज नॉट 42, ये 40 दे रखी है। वैसे तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी दे दे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अभी ध्यान दिया, तो ये 40 दे रखी है, तो आपने 40 लेके ही करना है। ठीक है, 40 लेके ही करना है, तो जब आप 40 लेके करोगे तो ये 12 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये 12 होगा तो देखो आंसर मतलब नियर अबाउट वही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 60 और ये 40 है, और बाय
40, तो ये कैंसिल हो गया, यानी 3/2 और 3, एग्जैक्ट आंसर आ गया 1.5 ओम। तो एग्जैक्ट आंसर आपका आ गया 1.5। तो थोड़ा सा ध्यान देना यार, डेटा पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, नो प्रॉब्लम, और उस तरीके से आप मचा डालेंगे, ठीक है, कर लोगे ना, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।